नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल में करेंगे 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत। कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच कनेक्टिविटी होगी और बेहतर। पश्चिम बंगाल के बाद असम के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का होगा उद्घाटन। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस पर जवानों और उनके परिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को किया नमन। महाराष्ट्र में 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान जारी। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच दिलचस्प मुकाबला। कल आएंगे नतीजे। और बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत के बाद आज एक दिन का राजकीय शोक। पार्थिव शरीर को सिंगापुर से ढाका लाने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और आइए जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पीएम अब से कुछ ही देर में नादिया जिले के रानाघाट में 3,200 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करने के साथ साथ सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 66.7 किलोमीटर लंबे बरजागुली कृष्णानगर खंड के 4 लेन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही उत्तर 24 परगना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 के 17.6 किलोमीटर लंबे बारासात बरजागुली खंड के 4 लेन की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क का काम करेंगी। इनसे यात्रा का समय लगभग 2 घंटे कम होगा, जिससे वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी। ये परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगी और पूरे क्षेत्र में पर्यटन को गति प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बाद असम के गुवाहाटी भी पहुंचने वाले हैं और गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ करेंगे, जो असम को कनेक्टिविटी के साथ साथ आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम साबित होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम दौरे से पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से कुछ तस्वीरें साझा की। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करने वाले हैं और ये असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और वैश्विक जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम होगा। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में विस्तारित नवनिर्मित एकीकृत नया टर्मिनल भवन रनवे, एयरफील्ड सिस्टम, एप्रन और टैक्सीवे में किए गए बड़े उन्नयन के समर्थन से प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ इसे तैयार किया गया है। भारत का पहला प्रकृति विषय से जुड़ा ये हवाई अड्डा टर्मिनल असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है। इसका विषय बांस के उद्यान है। टर्मिनल में पूर्वोत्तर से प्राप्त लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का अभूतपूर्व उपयोग किया गया है, जो काजीरंगा से प्रेरित हरे भरे परिदृश्य, जापी आकृतियां, प्रतिष्ठित गेंडे का प्रतीक और कोपो फूल को प्रतिबिंबित करने वाला 57 बाग विषय वाले जो स्तंभ है, उनसे पूरित है। एक अनूठा आकाश वन जिसमें लगभग 1 लाख स्थानीय प्रजातियों के पौधे हैं और ये यहाँ आने वाले यात्रियों को वन जैसा अनुभव प्रदान करता है। बात मध्य प्रदेश की, जहां राजधानी भोपाल को आज मेट्रो रेल की सौगात मिलने जा रही है। भोपाल के सुभाष नगर से एम्स तक 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर पहले चरण में मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संदेश भी देंगे। मेट्रो के उद्घाटन के बाद 21 दिसंबर से सुबह 9 बजे इसे आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के लोगों का मेट्रो रेल का सपना पूरा होने जा रहा है। प्रारंभिक चरण में 7.4 किलोमीटर लंबे रूट पर ऑरेंज और ब्लू लाइन मेट्रो संचालित होगी। सुभाष नगर से एम्स तक रोजाना 17 ट्रिप संचालित होंगी। इसमें सुभाष नगर से एम्स की ओर 9 मेट्रो ट्रेनें और एम्स से सुभाष नगर की ओर 8 ट्रेनें शामिल हैं। शुरुआती दौर में सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 7 बजे तक ये सेवा रहेगी। प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे, जो एक बार में 200 से लेकर 250 यात्रियों को सुविधाजनक रूप से ले जाएंगे। टिकट प्रणाली फिलहाल मैनुअल रहेगी। भोपाल का पूरा फेज 1
हम लोगों का 2 कॉरिडोर का है। ऑरेंज लाइन जो है करोन से लेके एम्स तक और ब्लू लाइन जो है भदभदा से रत्नागिरी तक। तो पूरा ये फेज़ 1 का जो टोटल कॉरिडोर मेट्रो का है 30.8 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर था, जो 2018 में पहला वायडक्ट के साथ हम लोगों का जो है टेंडर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ है। अब हम लोगों ने जो प्रायोरिटी कॉरिडोर जो माना है सुभाष नगर से लेके एम्स तक, उसका लगभग 7.4 किलोमीटर्स के आसपास का है वो, और 8 स्टेशन का काम जो है वो कंप्लीट करके कमर्शियल रन के लिए हम लोग आज के डेट में तैयार है। भोपाल में मेट्रो के 8 स्टेशन में से 6 पर पार्किंग सुविधा भी चिन्हित कर ली गई है। किराया संरचना सरल रखी गई है। पहले 2 स्टेशन के लिए 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशनों के लिए 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशनों के लिए 40 रुपए लगेंगे। अधिकतम किराया 70 रुपए रहेगा। भविष्य में ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की भी योजना है, जो शहर की यातायात व्यवस्था को क्रांतिकारी रूप देगी। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगा। हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन में कम होते हुए एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए वो यूज़ करने का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का जो हम लोगों का मेट्रो का है, तो उस तरीके के टेक्नोलॉजी जो है अब मेट्रोस में लगभग आ चुके हैं। और ये सभी जो मायने में ये सभी चीज़ जो है आज के डेट में बहुत भोपाल और इंदौर मेट्रो में हम लोगों के पास उपलब्ध है। स्टेशनों पर सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कभी टेम्पो और टांगों में चलने वाला भोपाल अब मेट्रो में चलने के लिए तैयार है। भोपाल में मेट्रो आ चुकी है और अब यात्रियों के लिए शुरू हो रही है। ये मेट्रो न सिर्फ भोपाल के ट्रैफिक के दबाव को कम करेगी, बल्कि पर्यावरण को संतुलन रखने में भी मदद करने वाली है। भोपाल के लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जब ये मेट्रो का विस्तार पूरे शहर में हो जाएगा, तो इससे भोपाल की यातायात व्यवस्था की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। भोपाल से कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। और वहीं भोपाल में आज से मेट्रो का संचालन शुरू हो रहा है। पहले चरण में सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो संचालित होगी। डीडी न्यूज़ संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पहला स्टेशन है जो पहले फेज़ की अगर बात की जाए, जो एम्स तक पहली मेट्रो चलाई जा रही है सुभाष नगर से। टिकट काउंटर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले जब यात्री यहाँ आएंगे तो उनको टिकट यहाँ पर लेना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल टिकट काउंटर पे जो ऑपरेटर है वो मौजूद है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो ये सिक्योरिटी पॉइंट है। अगर आपके पास कुछ सामान होगा, कुछ बैगेज होगा, तो यहाँ से आपको निकलना होगा उस सामान को, और यहीं से पूरी सुरक्षा जांच होगी। और उसके बाद जो पैसेंजर्स आएंगे उनकी सुरक्षा जांच भी जो है वो भी इस स्टेशन पर, भोपाल के स्टेशन पर इस तरीके से होती हुई दिखाई देगी। और ये इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि भोपाल के लोगों के लिए ये एक पहला अनुभव है मेट्रो का, क्योंकि जब वो यहाँ आएंगे तो उनको ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेशन कंट्रोल रूम में फ़िलहाल हम मौजूद हैं, जहाँ से पूरे स्टेशन को कंट्रोल किया जाता है। वो एक सबसे महत्वपूर्ण जगह कहलाती है जिसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरास जो लगे हैं पूरे स्टेशन परिसर में, उसका आउटपुट भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लिफ्ट और एस्केलेटर जो स्टेशन पर होते हैं वो उसका क्या स्थिति है, कौन सा ऑपरेशनल है, कौन सा नहीं है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो इस स्क्रीन के ज़रिए देखने को मिल रही है। डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए गए हैं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर, जहां पर जैसे अभी आप देख पा रहे हैं एम्स प्लेटफॉर्म नंबर 1 3:54 पर ये ट्रेन जो है वो यहाँ आएगी। और ये जो डिस्प्ले का जो पूरा कंट्रोल है वो स्टेशन कंट्रोल रूम जो है वहाँ से इसको किया जाता है। यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था आरओ के साथ में जो है वो भी उपलब्ध कराई गई है। और इसके साथ साथ शौचालयों की बात की जाए तो महिलाओं के लिए एक अलग शौचालय और दिव्यांग शौचालय में खासतौर से आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक जैसे कहीं सुरक्षा मापदंडों पर कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान जो ये दिया गया है वो ये कि एक सेंसर अलार्म यहाँ पे लगाया गया है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति शौचालय का उपयोग कर रहा है तो वो अगर किसी समस्या उसके सामने है या कुछ इमरजेंसी ऐसी कुछ लग रही है तो वो इस बटन को प्रेस करेंगे और इसकी जानकारी सीधे जो स्टेशन कंट्रोल रूम है वहाँ पर पहुँच जाएगी और उनको जल्द से जल्द जो है मदद दिव्यांग लोगों को भी शौचालय के अंदर तक मिल पाएगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर वीडर।
खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। सशस्त्र सीमा बल आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों को स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर इस बल से जुड़े सभी कर्मियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एसएसबी का अटूट समर्पण सेवा की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाता है और कर्तव्य के प्रति उनकी निष्ठा हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों में भी एसएसबी सदैव सतर्क और तत्पर रहता है। आने वाले समय में उनकी सभी प्रयासों के लिए मैं उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसएसबी के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, स्थापना दिवस पर एसएसबी के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। हमारी सीमाओं की रक्षा करने के साथ बल संकट के समय नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और जवानों ने कर्तव्य निर्वहन से देश को गौरवान्वित किया है। कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को नमन। खबर बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने दावा किया कि हालिया हिंसा और अखबारों के दफ्तरों पर हुए हमले फरवरी 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रीय चुनाव को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। इस हिंसा की शुरुआत युवा नेता और चुनाव उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हुई। उन्हें नकाबपोश हमलावरों ने गोली मारी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और हमले तेज हुए। मीडिया संस्थानों को भी निशाना बनाया गया और इन पर सरकार और भारत समर्थक होने के आरोप लगाए गए हैं। उपद्रवियों ने चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पथराव भी किया। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि ये जघन्य हमले लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने और चुनाव को विफल करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। और अब बात मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर भारत में लगातार बढ़ती हुई ठंड के साथ राजधानी दिल्ली में सुबह सवेरे कोहरे की परत देखी गई। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड की अलग अलग जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा था। कोहरे की वजह से सुबह सवेरे गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। वहीं सुबह के समय घर से बाहर जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वंदे मातरम गीत ने पराधीन भारत में आशा का एक ऐसा द्वीप प्रज्वलित किया जिसे देखते ही देखते केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की आवाज के रूप में देखा जाता है। देश विदेश के कवियों और लेखकों ने अलग अलग भाषाओं में वंदे मातरम का अनुवाद किया, जिससे ये भारत की भाषाई विविधता में एकता के सशक्त प्रतीक के रूप में बनकर उभरा। इन्हीं अनुवादों के कारण वंदे मातरम ने भाषाई सीमाओं को पार करते हुए हर भारतीय के दिल में एक विशेष जगह बनाई। देखिए रिपोर्ट। वंदे मातरम गीत शब्दों से परे एक भावना है, भक्ति और स्वतंत्रता के संगम का, जिसने पराधीन भारत में आशा का द्वीप प्रज्वलित किया। वंदे मातरम ने राजनीतिक दास्ता के विरुद्ध भारतीय लेखकों और कवियों के मन को झकझोर दिया और इसके बाद
वंदे मातरम केवल संस्कृत और बंगाली भाषा तक ही नहीं, बल्कि इसका तमाम भारतीय भाषाओं में अनुवाद और आत्मसात किया गया। और इसके साथ ही वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की भाषाई विविधता में एकता का प्रतीक बन गया। देश के कोने कोने में वंदे मातरम के कवियों और लेखकों ने अलग अलग भाषाओं में अनुवाद कर इसे लोकप्रिय बनाया। वंदे मातरम का मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ओडिया आदि अनेक क्षेत्रीय और भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। और भारत में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जो वंदे मातरम के विचारों और प्रभाव से अछूता रहा है। वंदे मातरम का अन्य भाषाओं में अनुवाद 1897 में ही प्रारंभ हो गया था, जिसमें मराठी और कन्नड़ जैसी भाषाएं शामिल थीं। राष्ट्रीय चेतना के लिए महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने वंदे मातरम को एक मंत्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने वंदे मातरम का तमिल भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा वंदे मातरम नाम से अन्य कविताएं भी लिखी गईं। बाद में अनेक दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने स्थानीय भाषाओं में वंदे मातरम गीत का प्रचार प्रसार कर इसे लोकप्रिय बनाया। वहीं तेलुगु कवि पंतलु ने वंदे मातरम का तेलुगु में अनुवाद किया, जबकि 1901 में दक्षिणाचरण सेन ने इसे पियानो की धुन पर प्रस्तुत किया और 1905 में सरला देवी चौधरानी ने वंदे मातरम गाकर इसे भारत की स्वतंत्र आत्मा का स्वर बना दिया। महान दार्शनिक और राष्ट्रभक्त श्री अरविंदो ने वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद मदर आई बो टू दी शीर्षक से किया, जो नवंबर 1909 में उनके साप्ताहिक पत्र कर्मयोगिनी में प्रकाशित हुआ। समय के साथ वंदे मातरम का अनुवाद ओडिया, असमिया, पंजाबी और अन्य भाषाओं में भी हुआ, जो इसके राष्ट्रव्यापी प्रसार और स्वीकृति को दर्शाते हैं। वंदे मातरम ने असम के कई कवियों और नाटककारों को गहराई तक प्रेरित किया। असमिया साहित्य के महान शिल्पी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने अपने साहित्य में वंदे मातरम के महत्व और देशभक्ति की भावना को उजागर किया। वहीं असमिया कलागुरु विष्णु प्रसाद ने अपने नाटकों के जरिए लोगों तक वंदे मातरम के उद्देश्य को सफलतापूर्वक पहुंचाया। वंदे मातरम से प्रेरित होकर देश के अनेक लेखकों और साहित्यकारों ने आनंद मठ का भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया। जैसे बंकिम के राष्ट्रवाद के आदर्श से प्रभावित शुरुआती अग्रदूतों में से वी वेंकटाचार्य ने आनंद मठ का कन्नड़ में अनुवाद किया। इसी तरह हिंदी के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, गिरधर शर्मा, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन आदि ने वंदे मातरम को हिंदी के विशाल हृदय प्रदेश में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं वंदे मातरम से प्रेरित होकर बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से ही भारत वंदना लिखी। वंदे मातरम केवल इतिहास का पन्ना नहीं, बल्कि भारत की जीवित भावना है। एक ऐसा स्वर जिसने प्रतिरोध में, एकता में और भावों को जागरण में परिवर्तित किया। वहीं अलग अलग भाषाओं में इसके अनुवाद ने इसकी भाव, भावना और भावार्थ को जन जन तक पहुंचा दिया और वंदे मातरम पूरे भारत में एक नई जागृति और पुनर्जागरण का मंत्र बन गया। बात करते हैं भारत की 5000 वर्ष पूर्व जो पुरानी ध्यान परंपरा है उसकी, जिसका वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में द्वितीय विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इस मौके पर कोर ग्रुप के सदस्य देशों भारत, एंडोरा, मेक्सिको, नेपाल और श्रीलंका के राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र अधिकारी एक मंच पर इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में लगभग 700 लोगों ने भाग लिया। श्री रविशंकर ने इसमें मुख्य वक्तव्य दिया और प्रतिभागियों को ध्यान सत्र करवाया। उन्होंने कहा कि भारत ने सदैव अपनी विरासत और ज्ञान को विश्व के साथ साझा किया। वसुदेव कुटुंबकम की भावना
हमें पूरी दुनिया के लोगों के कल्याण के लिए निरंतर काम करने की प्रेरणा देती है। बात महाराष्ट्र की, जहां स्थानीय निकाय के लिए आज वोटिंग की जा रही है। 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो गया, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। वहीं स्थानीय निकायों में खाली पड़े 143 सदस्य पदों के लिए भी मतदान किया जा रहा है। इन चुनावों के लिए मतों की गिनती कल होगी। आपको बताएं कि इससे पहले 2 दिसंबर को पहले चरण के मतदान के दौरान 263 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान हुआ था। इस प्रक्रिया में कई स्थानों पर अध्यक्ष और सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं। गोवा में बहुचर्चित जिला पंचायत चुनावों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच आज मतदान हो रहा है। इस मतदान में तटीय राज्य की सभी 50 सीटों पर 200 से अधिक उम्मीदवारों का भविष्य तय होगा। वहीं लगभग 86 लाख मतदाता, जिसमें 42 लाख पुरुष, 44 लाख महिलाएं शामिल हैं, वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। सुबह 8 बजे शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने वोटिंग के लिए 1284 मतदान केंद्र स्थापित किए, जिसमें उत्तरी गोवा में 658, दक्षिणी गोवा में 626 केंद्र हैं। गौरतलब है कि मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि मतपत्रों के माध्यम से मतदान हो रहा है। वहीं मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना। काफी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर जनता दर्शन पहुंचे थे। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, जो मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत का पर्यटन पूरे विश्व की पहली पसंद बन रहा है। ऐसे में ITDC यानी भारत पर्यटन विकास निगम की क्या भूमिका है, ITD कैसे काम करती है, इन तमाम बातों पर ITDC की MD मुग्धा सिन्हा से खास बातचीत की डीडी न्यूज के संवाददाता डॉक्टर सुरेश शर्मा ने। आइए आपको सुनवाते हैं। भारत में अमृत काल चल रहा है। भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में 2047 का लक्ष्य विकसित भारत बनने का, ऐसे में ITDC अपनी क्या भूमिका निभा रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए ITDC की MD मुग्धा सिन्हा जी मौजूद हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। ITDC की क्या भूमिका इसमें अब तक रही है और आगे क्या कुछ रहने वाली है? ITDC जो है वो इनक्रेडिबल इंडिया का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है ना। और जो ITDC का I है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो उसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है ना। टूरिज्म का जो कमर्शियल काम होता है उसको अग्रणी होके करने का काम ITDC करता है। और ITDC को जैसे ये 5 उंगलियां हैं ना, तो हमारी 5 SBUs हैं जो बंद हो जाती हैं तो एक मुट्ठी बन जाती है। और ITDC वो मुट्ठी है जिसमें ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के सारे एलिमेंट्स और एजेंसीज एक साथ हैं। तो इन सब को मिला के ये हमारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं। तो भारत के जो अमृत काल का विजन 2047 का जो सपना है, जिसमें हम मानते हैं कि भारत जो है, भारत की GDP आज की तारीख में 8.2% है। वो बहुत तेज़ी से आगे अग्रसर होकर बढ़ रहा है। हम एक एस्पिरेशनल कंट्री हैं। उसमें हम अपने को 2047 में देखते हैं कि हम लोग एक $30 ट्रिलियन US इकॉनमी होंगे,
जिसमें टूरिज्म इटसेल्फ का योगदान उतना होगा जितना आज भारत की इकोनॉमी का है। यूएन ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस है, उसकी जो पटवा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसिफिक एशिया में ट्रैवल एंड टूरिज्म देखती है, उसने ITDC को 4 मार्च 2026 में एक अवार्ड दिया जाएगा जो एशिया की सबसे पर्यटन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी ऑर्गेनाइजेशन होने का जो है अवार्ड हमें दिया जाएगा बाय अ UN टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से ITDC रोजगार के क्षेत्र में क्या काम कर रहा है? जहाँ तक रोजगार की बात रही, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया इज एस्पायरिंग to be able from the tourism sector to be able to contribute at least 10% to job creation in the country। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में उनका मेन स्टे ही टूरिज्म है। एग्रीकल्चर भी पीछे आता है और टूरिज्म आगे आता है, टूरिज्म से ही उनके घर बार चलते हैं। तो उसको दृष्टिगत रहते हुए हमारे इस साल के बजट में भी बड़ा क्लियरली कहा गया कि टूरिज्म का फोकस जो है वो यूथ, विमेन, MSMEs जो छोटे रोजगार हैं, मिनी, माइक्रो, मीडियम और लोकल कम्युनिटीज़ पे होना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर इसको विजुलाइज करते हैं कि हम जो है मिनिमम गवर्नमेंट से मैक्सिमम गवर्नमेंट करने की कोशिश करें। 2024 में पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश में 1465 मिलियन लोग गए, है ना, पूरे विश्व का आंकड़ा है ये। उसी के कंपैरिजन में अगर आप हिंदुस्तान में देखो तो ये संख्या नियरली डबल है। 27,000 मिलियन लोग हिंदुस्तान में एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए हैं। मैं आपको बहुत बताने में खुशी महसूस करती हूँ कि ITDC के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। हम कैपेसिटी बिल्डिंग स्पेशली इस ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अशोक है जो सम्राट से काम करता है, ताकि हम जो हैं विश्व में जो विश्व गुरु होने की हम बात करते हैं, हम उसको जो है हिंदुस्तान के लिए अपना योगदान एज एन इंडिविजुअल दे के उसको इंडिया को और आगे से आगे बढ़ाएं। देखिए, साल का अंतिम महीना चल रहा है, 2026 की शुरुआत होने जा रही है, तो युवाओं के लिए, देशवासियों के लिए ये अच्छी ही नहीं बेहद ही अच्छी खबर है कि ITDC में अब रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। तो अब देरी है तो सिर्फ आप के अपने स्किल्स को बढ़ाने की, क्योंकि हाथ आगे बढ़ाकर केंद्र सरकार और ITDC दोनों आपको मौका देने के लिए तैयार हैं। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सॉइल टू फैब्रिक, देखिए हमारी